हर इंसान अपना भाग्य ऊपर से लेके आता है, खुद के हाथों में कुछ भी नहीं होता। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, पर जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा और तब तक तो चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान मेरे दुश्मन नहीं है, तो वो जो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है। शायद उन प्रॉब्लम्स में मुझे नहीं डालते तो आज मैं एज अ यूट्यूबर तो नहीं आती यूट्यूब पे। तो इसमें भी भगवान की कुछ अच्छाई होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, 18 साल बाद मैंने छोड़ने का फैसला लिया। अगर किसी को बीमारी हो जाती है, टीवी, कैंसर या फिर कुछ और भी समझो, हाँ, तो आपको पता चले कि नहीं भाई, आपको इतने साल से इतनी बीमारी है, मतलब ये बीमारी है, 18 साल से कैंसर हो रखा है, 18 साल से टीबी हो रखा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्या आप उसका इलाज नहीं कराओगे? उस बीमारी को पाल के रखोगे? क्यों नहीं करना चाहिए? कोई व्यक्ति अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो समाज के बारे में मत सोचो, खुद के लिए सोचो कि हमें क्या करना है। हमें जीना है, सुकून से जीना है, शांति से जीना है और इज्जत से जीना है। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है उसको रखने से कोई फायदा ही नहीं है। जानवर और इंसान में इतना सा तो अंतर होता है ना। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर है। आज फिर मेरा ब्लॉग किचन से स्टार्ट है और मेरे पसीना बहुत आ रहा है, देखो बहुत ज़्यादा। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दाल पीसी है। आप लोग बताना कि इसको आप क्या बोलते क्या हैं ये, ठीक है, बताना ज़रूर क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ बोलते फरे, फरा, फरा, दाल का फरा। और इसकी रेसिपी ना, जो आज मैं बना रही हूँ, जिनको भी नहीं आता है ये बनाना, तो इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे मिल जाएगी। मेरी कुकिंग चैनल का नाम है सानू की रसोई। सानू गौर बोल बोल के ना मैं अपने चैनल का, दूसरे चैनल का नाम ही भूल जाती हूँ। कभी कभी ऐसा तो ना उस चैनल पे भी मैं बोल देती हूँ मैं सानू गौर हूँ। आजकल मैं ये दिखाती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ। भाई मैं घमंड नहीं करती और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ। मैं सिर्फ अपना कुकिंग चैनल मतलब किचन से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट करती हूँ ना, क्योंकि मैंने खाने को लेके, मतलब मैंने मायके में तो कभी मैंने तकलीफ नहीं झेली है अपने, पर मैंने ससुराल में अपने शादी के बाद बहुत तकलीफें झेली। मेरे पापा ने जितने नाजों से मुझे पाला ना, ससुराल में उतना ही कष्ट मुझे झेलना पड़ा। मतलब 18 साल की 18 से कम की थी मैं थोड़ा सा, तो मेरी शादी हुई थी मिस्टर रविशंकर से, जो कि पर्वत खेड़ा में रहने वाले हैं और फौज में नौकरी करते थे। तब रविशंकर ओनली सिपाही रैंक पे थे, सिपाही सैपर। जो लोग फौज में होंगे ना उन्हें पता होगा। पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी फौजी को इतनी भी पेमेंट नहीं मिले कि वो अपनी बीवी को खाना खिला सके। मतलब इतनी कम पेमेंट मिलती है क्या किसी फौजी को? क्योंकि मैंने कसम से, मैंने अपने मायके में कभी तकलीफ नहीं झेली, कभी भी। और खाने को लेके तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, जो था जैसा था। मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे और थे क्या, अभी रिटायर हो गए हैं, मतलब थे। तो मेरा कभी खाने पीने के लिए प्रॉब्लम नहीं हुई। पर शादी के बाद जब 2006 में मेरी शादी रविशंकर से हुई ना, उसके बाद भाई मेरे को भुखमरी झेलनी पड़ी। मैं वेजिटेरियन और रविशंकर की ऑल फैमिली नॉन वेजिटेरियन। और सबसे बड़ी बात भाई, रविशंकर के घर में जो भैंसें थी ना, 2-3 भैंसें, उनका भी लेवल मेरे से ज्यादा ऊपर था। उनका भी लेवल मेरे से ज्यादा ऊपर था। मेरे से ऊपर इसलिए था, उनकी रिस्पेक्ट भी मेरे से ज्यादा थी। शायद वो दूध देती थी, वो बेच के उनके घर में थोड़ा सा हेल्प हो जाती थी, इसीलिए। तो बहू को वो इज्जत नहीं मिली। बहू में 2 बहुएं थी, एक मैं थी और एक सुनीता थी। सुनीता को बहुत इज्जत मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी, जबकि उनके पति निठल्ले और निकम्मे थे, जॉब करते हैं बॉम्बे में। पर भौजी पे रविशंकर का हाथ है।
उनके करता धरता वो है ना। और मैं ठहरी एकदम लावारिस टाइप की, मेरे को ब्याह ले करके वहां पे फेंक दिया गया बस समाज को दिखाने के लिए कि भाई फलाने शंकर की मैं मेहरिया हूं। तो मेरे यहाँ ना मुझे खाना नहीं मिलता था ससुराल में। आप समझो सिटी की लड़की गांव में शादी की, उस लड़की ने लाइट मतलब हर तरीके से मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। पर मुझे वो कॉम्प्रोमाइज भी मैंने सिर्फ इसलिए किया ना शायद कि लोग बोलते हैं, जो जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना शादी में, तो जो समाज के कुछ ठेकेदार होते हैं ना, वो बोलेंगे भाई एक बच्चा हो जाए दो तो सही हो जाएगा, नई नई शादी है इसलिए जो है प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक सबसे फेमस लाइन है, शुरू से लड़कियों को राजगद्दी नहीं मिलती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है अच्छे दिनों के लिए। पता नहीं, मैंने तो बस सहा सहा है, अच्छे दिन का तो नहीं पता। पर इस टाइम पे भाई हम अपने मन का खा रहे हैं और खुशी खुशी मैं और बच्चा मेरे रह रहे हैं। और ये जो रेसिपी है ना, ये मेरे प्रिंस की पसंद की है। मेरे यहाँ जैसे खाना भी बनता था ना, ये नॉन वेज बनता था, तो मैं सोचूं अगर नमक रोटी ही खा लूँ, मैं नमक मिर्च रोटी खा लूँ। आज की भी डेट के टाइम पे ये है कि मुझे नहीं मतलब अटक जाती है गले में। अगर मैं सूखी रोटी खाऊं या फिर पराठा खा लूँ, मैं चाय पराठा कभी नहीं खाती, मेरे गले में अटक जाती है। मैं कुछ नहीं खाऊंगी वो चल जाएगा, पर मैं नहीं खाती। तो सबके लिए नॉन वेज आता था, पर मैं नमक मिर्च रोटी भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि रविशंकर की जो घर की भैंसें हैं ना, वो भी ताजा खाना खाती हैं, आज की बनी हुई रोटी। तो अगर रोटी बचती भी थी ना भाभी के या फैमिली के खाने के बाद, तो मुझे नहीं मिलती थी, मुझे मिलता था परसों का बासी खाना। परसों का मतलब, और मेरी शादी मई में हुई थी, तो गर्मी के टाइम पे 2-3 दिन बाद ना वो रोटियां पापड़ जैसे हो जाती थी, और चावल भी सूख करके एकदम वो हो जाते थे। जब चावल आप धूप में हल्का सा डाल के सुखा दोगे ना, तो कड़े कड़े से हो जाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं भाई, उनके यहाँ का खाली नौकरी सिर्फ फौज की थी, पर ऐसा खाना ऐसी व्यवस्था मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब मेरे चाचा भी गांव में रहते हैं और मैं गर्मी की छुट्टियों में वहां पे जाती थी रहने के लिए, बट ऐसा कि गांव वाले ऐसा भी करते हैं मैंने कभी नहीं देखा था, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। रविशंकर के यहाँ जैसे रोटियां बच जाती हैं ना, गांव का है तो किसी ने भाई 4 खाई, किसी ने 6 खाई, और किसी किसी ने कभी कभी 2 ही खा ली, ऐसा होता था। तो खाना बहुत बनता था, रोटियां बहुत ज़्यादा सेकी जाती थी चूल्हे पे। मुझे चूल्हे पे भी खाना बनाना आता है, मैंने सीखा है। तो जो रोटियां बच जाती थी ना, जैसे आज रोटी बची तो मुझे परसों देंगे खाने के लिए, जो कल परसों की रोटी होगी वो मुझे आज मिल जाएगी, जो पापड़ टाइप की रोटी होगी वो मुझे आज मिल जाएगी, ऐसे मिलता था खाना। और फिर इन लोगों ने ऐसा किया कि मुझे नॉनवेज खाने के लिए देने लगे। नॉनवेज मैं खाती नहीं थी, तो मैंने कुछ दिन खाना ही नहीं खाया। नई नई शादी में मैंने कुछ दिन खाना ही नहीं खाया कि भाई आप बताओ, जो व्यक्ति नहीं खाता है उसको आप कितना भी जतन कर लो नॉनवेज खिलाने के लिए, वो नहीं खा पाएगा, कभी नहीं खा पाएगा। मैं नहीं खा पाती हूँ, मैंने खाना ही छोड़ दिया। फिर मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई उस टाइम पे, और मेरे फौजी पति जो हैं उनको शायद पेमेंट ही नहीं मिलती है। जब मैं बीमार पड़ गई ना, तो ट्रीटमेंट कराने के बजाय और मुझे खाना खिलाने की बजाय मेरे मायके में छोड़ के आए कि लो भाई तुम्हारी बेटी है, तुम इलाज करो इसका। इवन जब प्रिंस की भी तबीयत खराब होती थी ना, जो पर्वतखेड़ा में रह के, तो भी मेरे पापा को बुलाया जाता था कि ले जाओ प्रियांशु को और सानू को इलाज कराओ जा करके। मेरे यहाँ प्रियांशु के दूध के लिए भी पंचायत हुई है, जबकि मेरे घर में क्या
रविशंकर के घर में मेरी जो ससुराल थी XYZ पर्वत खेड़ा, वहां पे कई बार पंचायत हुई इस चीज के लिए। प्रधान रामबरन यादव जी आए हैं पंचायत करने के लिए। रविशंकर ने उनके स्वर्गवासी जो पिताजी है सूर्यपाल, इन्होंने बुलाया। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए दूध चाहिए था। घर में भैंस लगने के बावजूद, भैंस का दूध बेचा जाता था, उसके बावजूद बच्चे को मेरे दूध नहीं मिलता था। और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी, मुझे सिर्फ पंचायत में इसलिए खड़ा किया गया था उस दिन आदमियों के बीच में कि मैंने रविशंकर को 500 रुपए दिए। वो 500 रुपए जो मेरे पिता ने मुझे दिए थे। शादी के बाद भी शुरू से अंत तक मेरे पापा ही मेरा खर्चा उठाते थे। फलाने संकट सिर्फ इनकी बीवी उनकी बीवी करते थे। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि जो मेरे पापा ने, जब मैं घर गई थी उसके पहले वहां पे, और मेरे फादर जो थे उन्होंने पैसे दिए थे 500 रुपए उस टाइम पे मुझे। 2009-10 की बात है, 2010 की बात है, 2009 में प्रिंस हुए थे। तो उस टाइम पे मेरे फादर ने मुझे 500 रुपए दिए। और उस 500 रुपए को उस बेचारे फौजी के पास तो पैसा था नहीं, कमा के आया था छुट्टी, फिर भी उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, तो उसको मैंने पैसे दिए। मैंने कहा भाई, उसके पहले मैंने 3 दिन प्रिंस को चीनी और पानी का घोल बना करके पिलाया करके जिंदा रखा है। क्योंकि मेरे घर में जो भैंस थी वो दूध देती थी ससुराल में, और उसका दूध बेचा जाता था। और प्रिंस के लिए दूध ना रखा जाता था, ना ही मुझे बाहर से मिलता था। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी उस टाइम पे कि मैं प्रिंस को फीड नहीं करा पा रही थी। मेरे को डॉक्टर ने मना किया था, मेरे को सर्दी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि तुम नहीं करना। मेरा बच्चा रो रहा था भूख की वजह से। ठीक है, ये मेरी बात जो है ना एक औरत ही समझ सकती है जिसका छोटा बेबी होगा। उसका बच्चा सामने रो रहा है, तड़प रहा है भूख की वजह से, और घर में दूध नहीं है। दूध था वो बेच दिया गया और डेयरी वाले को, और खुद पिला नहीं सकती। फिर मैंने रविशंकर से बोला, मैंने कहा ये लो 500 रुपए, जाओ मुझे लालगंज से ला करके एक डिब्बा, उस टाइम पर लैक्टोजन का 130 या 150 समथिंग का या 180 का था, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, इतने का डिब्बा मिलता था, 130-20 का था। हाँ, तो मैंने बोला कि मैंने कहा जाओ और मुझे एक डिब्बा दूध ला दो, कम से कम कुछ दिन के लिए तो हो जाएगा, बच्चा भूखा है रो रहा है। रविशंकर उस टाइम पे भी उसके पास बाइक थी। प्रिंस के जब जन्म हुआ था ना तब उसने बाइक ली थी, कैंटीन से निकलवाई थी। रविशंकर लालगंज नहीं गए, रविशंकर सीधा रायबरेली चले गए। आप समझ सकते हो, सीधा रायबरेली बंदा चला गया। मतलब पर्वत खेड़ा से 20 से 25 किलोमीटर दूर होगा लालगंज, मेन मार्केट उनकी। वहां पे मेडिकल स्टोर पे दूध का डिब्बा मिल जाता है इजीली। पर रविशंकर 75-80 किलोमीटर चले गए, मेरे पापा को लेके आए। दूध का डिब्बा नहीं लेके आए, मेरे पापा को लेके आए। मैं यहाँ पे दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रही थी, भाई बंदा अब आएगा तो मेरे बच्चे को दूध मिलेगा। मैं मतलब 2-3 घंटे खड़ी रही पीछे के दरवाजे पे कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। बाइक से गए हैं, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। मुझे नहीं बताया गया था कि नहीं मेरे पापा को लेने जा रहे हैं। रविशंकर और रविशंकर के बाप गए थे उस टाइम पे मेरे फादर को लेने के लिए। रायबली गए, रायबली से मेरे पापा को लेके आए हैं सिर्फ इस बात पे कि भाई प्रिंस जो कि 6-7 महीने या 8 महीने के रहे होंगे, उनको दूध चाहिए था। और मेरे घर में ससुराल में सिर्फ इसलिए पंचायत हुई है। जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चे के बारे में सोचो, बच्चे के बारे में सोचो, उसका फ्यूचर क्या होगा। जिस बच्चे के दूध के लिए उसके पिता ने पंचायत बुला दी, अपनी बीवी को बच्चे के साथ पंचायत में खड़ा कर दिया, तो उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा आप ही बताना मुझे। उस व्यक्ति के साथ रह के उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। शादी के पहले मेरा खर्चा मेरे पिता उठाते थे। रविशंकर से शादी के बाद, फौजी से शादी के बाद भी मेरा खर्चा मेरे पापा ही उठाते थे। और प्रिंस के होने के बाद भी मेरा खर्चा प्लस प्रिंस का खर्चा भी मेरे पापा ही उठाते थे।
तो जो आजकल बोल रहे हैं ना कुछ लोग कि बच्चे के फ्यूचर क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर क्या हुआ होगा, भाई मुझे पति का सुख मिला ही नहीं शुरू से अंत तक। मैं सिंदूर लगाती थी रविशंकर के नाम का, मैं करवा चौथ रहती थी रविशंकर के नाम का, पर वो रविशंकर सारी फैसिलिटी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भाभी के लिए निभाते थे। उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, बहन के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इवन चंदा के बच्चे की भी डिमांड फलाने शंकर पूरी करते हैं। अगर चंदा के बेटे को जो है रिचार्ज करवाना है, चंदा के बेटे को, समझो आप चीजें, चंदा का रिचार्ज तो करते हैं रविशंकर, चंदा के बेटे को भी अगर रिचार्ज कराना है तो वो फलाने शंकर के पास फोन करते हैं कि तुम मेरी भी मम्मी के साथ सोए हो तो तुम मेरा रिचार्ज करोगे। जब सिक्किम में रह के रविशंकर, समझो चीजें, ठीक है, जब सिक्किम में रह के रविशंकर मेरे से रो रहे थे कि मेरे फोन का रिचार्ज कर दो, तब रविशंकर गूगल पे से अपनी रखैल का रिचार्ज करा रहे थे। तो ये मुझे मिला एक फौजी से शादी करके। कभी कभी, कभी कभी क्या, बेटियां, ये हमारे बन गए हैं फरे। अभी इसको फ्राई करना पड़ेगा काट के, ठंडा करने के बाद। आप लोग बताना इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं। न्यू ब्लॉग के लिए तक बाय बाय। गर्मी बहुत है, देख पसीना पसीना हो गई, खाना बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। टेक केयर सभी को।